अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं P2 वर्कशीट चैप्टर वेव्स। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द डायग्राम शोज अ वेव, सो यू हैव टू टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। और इन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में स्टूडेंट्स हमने कुछ 7 से 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिनमें मैंने आपको बताया था क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, देन वेवलेंथ, देन एम्पलीट्यूड की हमने बात की थी, देन कंप्रेशन, देन हमने रेयर फ्रिक्शन की भी बात की थी। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स इसको देखा जाए तो कुछ आइडियाज़ मैंने आपसे वैसे पहले भी शेयर किए हुए हैं कि अगर आपके पास कुछ वेव इस तरह की है, सो याद रखिएगा इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इज इट क्लियर? और इसी वेव में स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने ये याद रख ली, ठीक है। इसी वेव को अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ कुछ इस तरह, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। इज इट क्लियर? या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है इसको भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। स्टूडेंट्स तीसरी तरह का वेवलेंथ आपके पेपर में आ जाता है कि अगर वेव इस तरह हो तो ये भी स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो बनता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या बेटा वेव इस तरह इनवर्ट बनी हो तब भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये अपने 4 इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वेवलेंथ के स्टूडेंट्स, ये अपने आपने माइंड में बेटा रख लेनी है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको एम्पलीट्यूड की बता दी, दूसरा मैंने आपको कुछ वेवलेंथ का बता दिया कि कब कब हम डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे या वन वेवलेंथ कहेंगे। इज इट क्लियर? सो अब हम इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। विच डायमेंशन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। सो बेटा P एम्पलीट्यूड है, तो क्या ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड है? नहीं स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। या अपर डायरेक्शन में हो स्टूडेंट्स या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में से एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो हमारा यहीं पे गलत हो गया। स्पीड इस तरह से नहीं दी जाती, स्पीड के लिए प्रॉपर फार्मूला लगता है v = f लैम्डा, देन हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो वेव को देख के हम उसकी स्पीड नहीं निकाल सकते, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे देन हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और स्पीड का होना भी न्यूमेरिकल वैल्यू में होना जरूरी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज P स्पीड एंड Q वेवलेंथ। अगेन स्टूडेंट्स P स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और Q अलबत्ता वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस Q के ऊपर टिक लगा दूं जस्ट बिकॉज कि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है, तो ये जो Q है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन जस्ट बिकॉज की स्पीड इसका रॉन्ग ऑप्शन है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। R इज एम्पलीट्यूड एंड Q इज वेवलेंथ। स्टूडेंट्स ये हमने कहते हैं हमें बेहतर लगता है जस्ट बिकॉज के एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम R कहते हैं, दैट स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, और Q जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास वेवलेंथ होगी। तो मेरे ख्याल से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। R is amplitude and S is wavelength. No, S is not the wavelength. Q is complete wavelength and S is half the wavelength. That's mean lambda by 2 is basically S. Is it clear? So हमारे पास एक ही ऑप्शन स्टूडेंट्स बन रहा है, वो क्या है, C हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन है। In which type of waves is the direction of vibration parallel to the direction of travel? तो बेटा ये सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स की वेव हमने पढ़ी थी। सीस्मिक P वेव पढ़ी थी बेटा एंड देन सीस्मिक S वेव पढ़ी थी। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सीस्मिक P वेव्स कौन सी होती है, ये ऑलमोस्ट लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है। एंड S वेव स्टूडेंट्स कौन सी होती है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है बेटा। सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? इन विच द पार्टिकल्स बेसिकली ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इज इट क्लियर? सो पैरेलल किस में आता है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल में आता है। लॉन्गिट्यूडनल हमें कौन सी वेव में नजर आता है स्टूडेंट्स, सिस्मिक P वेव्स में नजर आता है। तो इसको आप हाईलाइट कर लें, बी इज योर करेक्ट आंसर। एस वेव में नहीं होता, एस वेव में परपेंडिकुलर होता है बेटा। वाटर वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं जहां पे 90 डिग्री, दैट्स मीन परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो। तो ये तीनों टाइप्स हैं स्टूडेंट्स किस वेव की, ट्रांसवर्स वेव की। लेकिन यहाँ पे चूंकि लॉन्गिट्यूडनल नेचर का पूछा जा रहा है, यहाँ वाइब्रेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, दैट्स मीन पैरेलल कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अगेन हाईलाइट कर रहा हूं। तो हमारे पास एक ही वेव बनती है जिसका नाम है सीस्मिक P वेव।
In the next MCQs, waves in a ripple tank are diffracted as they pass through the narrow gap. Okay जी, diffraction हो रही है बेटा. So what can be done to make the spreading due to diffraction due to diffraction greater? So हमने diffraction, what can be done to make the spreading due to diffraction greater? Spreading due to diffraction हमने greater करनी है. तो इसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि गैप साइज बेटा, गैप साइज, गैप को जितना ज़्यादा रिड्यूस करोगे डायफ्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी. इज इट क्लियर बेटा? एंड वेवलेंथ आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे डायफ्रैक्शन किस वैसे वैसे क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी. ये दोनों प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है. गैप साइज रिड्यूस होना चाहिए, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें नैरो गैप तो स्टूडेंट्स मिल गया, और इस नैरो गैप की तरफ अगर मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ बेटा, तो इस नैरो गैप की तरफ जो वाटर वेव्स हैं स्टूडेंट्स वो आ रही हैं कुछ इस तरह करके. ठीक है, और यहाँ पे हमें डायफ्रैक्शन कैसे मिल रही है, होपफुली डायफ्रैक्शन हमें ऐसे मिल रही होगी स्टूडेंट्स. मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये ले, मैं वेवलेंथ को उतनी ही डिस्टेंस पे रखता हूँ जी. तो हमें स्टूडेंट्स ये जो डायफ्रैक्शन की स्प्रेडिंग है इसको ज़्यादा करना है. तो इसको ज़्यादा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेवलेंथ को स्टूडेंट्स इंक्रीज करना पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक कि डायफ्रैक्शन हमारी क्या हो जाए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाए. तो अगर इन्हीं वेव्स को मुझे इस तरह से करना है, तो अगर जैसे ही मैं इनको इस तरह करूँगा स्टूडेंट्स, तो यही डायफ्रैक्शन मुझे ज़्यादा कर्वेचर पे नज़र आएंगी, इनका कर्वेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक हो गया? तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाने की कोशिश करूँ बेटा, तो ये इस तरह हो जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर ना? ठीक है, और जैसे ही गैप साइज को अगर वेवलेंथ के इक्विवेलेंट करूंगा, तो यही जो आपके पास डायफ्रैक्शन है ये पूरे के पूरे सेमी सर्कल बन जाएंगे, सेमी सर्कल बन जाएंगे. ठीक है, हम बात करेंगे इसकी. ठीक है, परेशान नहीं होना आप सबने. सो बेटा कहाँ है इसका आंसर जी? अब हमने लैम्डा ज़्यादा करना है, इस चीज़ को फोकस कर ले, माइंड में रखिएगा कि हमने इन सारे MCQs में क्या ढूंढना है, कोई ऐसी टेक्निक ढूंढनी है जिसमें लैम्डा की प्रॉपर्टी या लैम्डा को ज़्यादा किया जा रहा हो. सो डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट. यस, ये करेक्ट लग रहा है, जस्ट बिकॉज frequency is inversely proportional to wavelength. If you increase the frequency, wavelength will reduce, and if you decrease the frequency, wavelength will increase, keeping the speed constant. So decrease the speed, अगर स्पीड डिक्रीज करेंगे बेटा, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. स्पीड डिक्रीज करोगे, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज रॉन्ग. इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी. दिस इज अगेन रॉन्ग. Increase the frequency, again this is wrong. So the only option which is corrected is A. If you basically decrease the frequency of the wave and keep the speed constant, then obviously जो diffraction है बेटा वो increase हो जाएगी. लेकिन इससे भी ज़्यादा most important जो question है, जो आपने एक concept हमने mind में बेटा रखना है, वो ये वाला है, that sound wave will diffract when going through the gap or passing through the edge. So students दो तरह की टेक्निक हमारे पास आ गई. एक क्या है कि साउंड वेव जा रही हैं, साउंड का पूरा चैप्टर वैसे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर साउंड वेव्स आ रही हैं और ये यहाँ से डायफ्रैक्ट होंगी, और एक ये है कि यहाँ पे कोई एज सा बना हुआ है, साउंड वेव इस तरह करके आ रही हैं बेटा. ओह जस्ट सॉरी, ओके ठीक है, साउंड वेव्स कुछ इस तरह करके आ रही हैं. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होंगी, ये डायफ्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक हो गया? ओके, सो अब हम चलते हैं, हमारे पास दो कंडीशन आ गई. दिस इज अबाउट द नैरो गैप एंड दिस इज अबाउट द एज. ये मैंने आपको एज पे बता दिया. सो विच साइज ऑफ वेवलेंथ गिव्स द मोस्ट डायफ्रैक्शन इन ईच केस. आपको मैक्सिमम डायफ्रैक्शन देखनी है, और मैक्सिमम डायफ्रैक्शन स्टूडेंट्स याद रखिएगा नैरो गैप में तब होती है जब गैप साइज किसके बराबर हो जाए स्टूडेंट्स, वेवलेंथ के बराबर हो जाए, तो आपको मैक्सिमम डायफ्रैक्शन मिल जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसको कुछ टीचर्स ऐसे भी कहते हैं कि कंप्लीट सेमी सर्कल नहीं बनाने, आप इसको इस तरह करके दिखा दें, तो वो भी ठीक कहते हैं, दैट्स ओके. आप सेमी सर्कल बनाते हो बेटा तब भी ठीक है, अगर इस तरह करके शेप बना के सेमी सर्कल बनाने की कोशिश करते हो तब भी बात ठीक होगी. ठीक है, तो मैंने जो आपको लेक्चर्स में सिखाया वो यही सिखाया कि जब भी गैप साइज वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो आपके पास मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होती है, विच इज ऑल अबाउट सेमी सर्कल्स. क्लियर? सो स्मॉलर द वेवलेंथ, स्मॉल द वेवलेंथ नहीं, हमें ऐसा गैप साइज ढूंढना है
जहां पे वेवलेंथ गैप साइज के बराबर हो। सो वेवलेंथ सिमिलर टू द गैप साइज, वेवलेंथ सिमिलर टू द गैप साइज, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताता रहता हूं कि एमसीक्यूज में दो तो ऐसे ऑप्शन होते हैं कि अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज है तो आप फौरन उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हो। दो की फिर बीच में वॉर चल रही होती है, उनमें से आपने किसी एक एमसीक्यूज को सिलेक्ट करना होता है। सो पासिंग द एज ऑफ अ बैरियर विद अ स्मॉलर वेवलेंथ। सो वेवलेंथ अगर बेटा कम है तो डायफ्रैक्शन उतनी ही ज्यादा कम होगी, जबकि हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, मोस्ट डायफ्रैक्शन देखनी है। सो जितनी ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, सॉरी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन, एंड वेवलेंथ सिमिलर टू द गैप साइज अगर होगा तो मैक्सिमम हमें डायफ्रैक्शन देखने को मिलेगी। सो इस एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स हमने एक नैरो गैप को डील किया कि जिसमें वेवलेंथ सिमिलर होनी चाहिए गैप साइज के, जिसकी वजह से वहां पे मैक्सिमम डायफ्रैक्शन देखने को मिलती है। इन द सेकंड केस के अगर किसी एज के ऊपर वेव्स आके स्ट्राइक कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वहां पे किस कंडीशन की वजह से मोस्ट डायफ्रैक्शन देखने को मिलेगी बेटा। अब चूंकि वो एज है, हम उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वो तो अपनी जगह स्टेशनरी है। सो दैट्स मीन कि वहां पे जितनी ज्यादा वेवलेंथ स्टूडेंट्स होगी उतनी ही ज्यादा हमें डायफ्रैक्शन देखने को मिलेगी। जी बेटा, सो इस एमसीक्यूज में हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ये डिटेल्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें बेटा हमने क्या देखना है, लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड देखना है एंड द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक दफ़ा फिर बताए चलता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो इसका मतलब है लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड में हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं जस्ट बिकॉज कि इनका एम्पलीट्यूड जो है वो आपको नजर आ रहा है कि मिनिमम है, इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ए एंड बी। नाउ यू हैव टू सर्च फॉर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इस तरह भी आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने पहले बोली वो याद कर लीजिएगा। सो बेटा आप फ्रीक्वेंसी को ऐसे समझो कि नंबर ऑफ वेव्स किस ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है। सो नंबर ऑफ वेव्स का स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि अगर आप एक पिक्चर लो अचानक से, तो उसमें एक पिक्चर में इतनी वेव्स आ रही हैं जो कि नंबर ऑफ वेव्स हैं, और एक में इतनी वेव्स आ रही हैं, तो किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी स्टूडेंट? इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है क्योंकि इसमें वेवलेंथ कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स कम है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो बेटा ज़्यादा है। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। Students writes down some fact about the true transverse waves. Wave 1 has a frequency f and velocity v. Wave 2 has a 4 times the frequency of wave 1 and is traveling with the. So what is the wavelength of wave 2 in terms of? तो बेटा अगर wave 1 की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि wave 1 की wavelength कितनी है। अगर मैं उसकी वेवलेंथ को कंपेयर करूँ, सो फार्मूला आप सबको पता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा 1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। तो जस्ट फॉर द सेक के फ्रीक्वेंसी इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, मैंने इस फार्मूला को ट्रांसफॉर्म कर लिया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वेव। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेव 2 व्हिच हैज 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू हाउ मच फ्रीक्वेंसी, 4f एंड द वेलोसिटी विल बी 2v। सो 2v डिवाइडेड बाय 4f। देखिए फार्मूला बेटा वही है, सिर्फ मैंने v की जगह 2v लिख दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह 4f लिख दिया। एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय बेटा 2f बन जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ सम वाटर ऑफ अ कांस्टेंट डेप्थ। दैट्स मीन रिफ्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही, उसने जानबूझ के मेंशन कर दिया। सो वाटर वेव स्प्रेड आउट the surface of the water. So which statement is correct? So बेटा वाटर वेव की जब भी बात आए ना, हम ऑप्शन भी बाद में चलते हैं, कुछ चीज़ें आपको वैसे ही बड़े इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। वो क्लियर क्या होनी चाहिए कि वाटर वेव्स कौन सी वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। एक बात तो इसमें से आप साफ मेंशन कर दो, ठीक है। सो द वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल छोड़ दो, काट दो, कोई जरूरत ही नहीं है, जस्ट बिकॉज के वाटर वेव्स हमारे पास ट्रांसवर्स है। तो सी और डी में हमारी अब जंग चलेगी और देखते हैं कि कौन इसमें से एमसीक्यूज कौन सा जीतता है। सो द वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन। सो अगर आपको सर्कुलर वेव फ्रंट्स मैंने पढ़ाए थे, अगर आप वो बेटा याद हो, तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में ये वेव स्प्रेड आउट होती है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया, कुछ इस तरह, और हर डायरेक्शन में इक्वली स्पीड से मॉलिक्यूल्स आगे ट्रांसफर होते हैं। बहरहाल सी हमें ठीक लग रहा है, हम डी को भी एक दफा देख लेते हैं। द वेव्स आर ट्रांसफर व्हिच इज करेक्ट, बट ट्रैवल मोर क्विकली इन वन डायरेक्शन। नो जी, ऐसा कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सर्कुलर वेव फ्रंट्स हमेशा
इक्वली स्पीड के साथ हर डायरेक्शन की तरफ सेपरेट आउट होते हैं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी अगर इसमें आप मजीद डेप्थ जानना चाहते हो तो मैंने आपको इसका लेक्चर वेव फ्रंट्स का दिया हुआ है, एक दफ़ा सुन लीजिएगा प्लीज़। होता क्या है कि बेटा जहाँ पे वेव फ्रंट बन रही है वहाँ पे क्रस्ट बनता है, देन ट्रफ, देन क्रस्ट, देन ट्रफ एंड देन क्रस्ट। तो इस तरह करके आपको हर वेव फ्रंट पे क्या मिल जाता है, आपको बेटा क्रस्ट मिल रहा होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि क्रस्ट मिल रहा हो, लेकिन चूंकि हमने कन्वेंशन सी चलाई हुई है कि हर क्रस्ट के ऊपर हम वेव फ्रंट बनाते हैं, तो फिलहाल हम यही चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हर क्रस्ट के ऊपर आपको हर वेव फ्रंट के ऊपर आपको इन फेस पार्टिकल मिलेंगे और सारे के सारे क्रस्ट वाले हम मेंशन करेंगे। सो द वाटर वेव शोन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, दैट्स मीन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है बेटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द, इस वेव की स्पीड कितनी है। ठीक है, सो बेटा बड़े ध्यान से प्लीज सब बच्चों ने देखना है। तो अगर मैं स्पीड का फार्मूला लिखूं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड, विच इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो एफ दिया है बेटा, लैम्डा अभी नहीं गिवन, लैम्डा की जगह एक बड़ी सी वेव गिवन है यहां से यहां तक। इज इट क्लियर? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझो ना। फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मैं इसको एक तो डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं। फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये है कि टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। सो अगर वन कंप्लीट वाइब्रेशन है, लेकिन यहां पे तो आपको मल्टीपल वाइब्रेशन गिवन है। इज इट क्लियर और नॉट? सो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है, ये मल्टीपल वेव्स की गिवन है। ये 36 सेंटीमीटर के अंदर मल्टीपल वेव्स आ रही है, लेकिन आपको कितनी वेव्स की चाहिए स्टूडेंट्स? आपको सिर्फ एक वेव की चाहिए। ओके, सो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो पहले यहां प्लीज देखिएगा सब बच्चे, यहां देखो जी, ये यहां से यहां एक वेवलेंथ हो गई बेटा जी, यहां से यहां कितनी हो गई, 2 वेवलेंथ हो गई, एंड यहां से यहां कितनी हो गई बेटा, 3 वेवलेंथ हो गई। इसका मतलब है कि 36 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स ऐड हो चुकी हैं? 3 वेव्स ऐड हो चुके हैं। सो अगर मैं इसको बेटा डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 12 सेंटीमीटर, which is the wavelength of one wave. Now I can put the values in the formula which says that 4 over here, and if you multiply 4 with 12, so your answer will be 48 centimeter. Okay, so 48 centimeter per second भी हो सकता है, yes per second होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का वैसे फार्मूला यूनिट तो आपको पता है हर्ट्ज ही होता है। ठीक है, सो नाउ वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री। वेव फ्रंट्स हमने काफी मेरे ख्याल से डिटेल में डिस्कस कर लिया है बेटा। ओके, सो व्हाट इज नीडेड फॉर द वेव टू रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री? तो रिफ्रैक्शन के लिए कुछ चीजें बेटा याद कर लो। रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली द बेसिक कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन? वेव, ओह क्या लिखना चाह रहा हूं, ओके, स्पीड ऑफ वेव मस्ट बी चेंज, स्पीड ऑफ वेव मस्ट चेंज। इसका मतलब है वे रिफ्रैक्शन का डायरेक्ट कंसर्न है किसके साथ? स्पीड ऑफ वेव के साथ। अगर स्पीड ऑफ वेव स्टूडेंट चेंज होगी तो दैट्स मीन कि रिफ्रैक्शन होगी, अगर नहीं चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं जी इसका मीडियम से भी डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन हम डायरेक्टली फॉलो करते हैं आईजीसीएसई में रिफ्रैक्शन को किसके साथ बेटा? स्पीड के साथ। सो शाइनी सरफेस एट द बाउंड्री जरूरी नहीं है, उससे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। शाइनी सरफेस स्मॉल गैप, उससे तो डायफ्रैक्शन हो जाएगी। डिफरेंट मीडियम आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर इन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज डिफरेंट। नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी हमेशा रिफ्रैक्शन में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है रिफ्रैक्शन में। डिफरेंट मीडियम्स ईदर साइड ऑफ द बाउंड्री इन विच स्पीड ऑफ द वेव इज डिफरेंट, ये मेन हमारा टारगेट है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ जी, the diagram shows 2 sets of wave fronts in the ripple tank. The first one is it is basically the reflective barrier over here, ठीक है, जिससे वेव रिफ्लेक्ट होगी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे कौन सा वाटर है स्टूडेंट्स? शैलो वाटर है। ठीक हो गया, दैट्स मीन एक रीजन डीप रीजन है, एक ऑब्वियसली शैलो रीजन है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगी? आपके पास रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, कैसे होगी जरूरी नहीं है आप बताएं, बस यहाँ पे ऐसे वेव आएगी, इधर स्ट्राइक करेगी और यहाँ ऊपर निकल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? अगर ऊपर में बनाऊंगा बेटा तो इक्वली स्पेस में इतने बना दूंगा, और अगर ऊपर नहीं बनाना
तो आप अगर यहाँ ही बनाना चाहते हो तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। मैंने 2 वेव फ्रंट्स ऐसे करके आपके सामने बना ली। तीसरा बनाना चाहते हो तो यहाँ बना लो इक्वली स्पेस्ड के साथ, ठीक है जी। ऑल क्लियर, आई होप सो। सो स्टूडेंट्स मेक्स टू स्टेटमेंट ऑफ द वेव्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है बेटा। तो आप देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या देखने को मिलता है। पहली स्टेटमेंट कहती है व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर बट द वेवलेंथ रिमेन द सेम। तो यस बिल्कुल ठीक है कि रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स वेवलेंथ सेम रहती है। इसका मतलब है अगर आपके पास वेव इतने स्पेस से आ रही हो तो जब ये ऊपर जाएंगी तो ये इतने ही स्पेस में रहेंगी, वेवलेंथ हम डिक्रीज नहीं कर सकते। व्हेन द वेव्स रिफ्लेक्ट एज द एंटर द शैलो वाटर रिमेन्स बट द वेवलेंथ चेंजेस, ये चीज वेवलेंथ तो चेंज हो जाएगी, लेकिन पहली लाइन बड़ी अजीब सी लग रही है स्टूडेंट्स। वो कह रहा है एज दे एंटर द शैलो वाटर द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। ये गलत बात है क्योंकि डायरेक्शन बेटा चेंज होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। जब से डीप से शैलो वाटर में जाया जाता है या शैलो से डीप में जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये लाइन, ये एक कंट्राडिक्शन लाइन है जो कि हमें सही नहीं लग रही, तो हम इस ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे। सो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 एंड 2 नहीं, स्टेटमेंट 1 ओनली यस, स्टेटमेंट 2 ओनली ये भी सही नहीं है, एंड नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर 2। तो आई होप सो कि ये बेटा आपको समझ में आ जाएगा। इसकी आंसर स्कीम गिवन है, यहाँ से भी आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। हम लास्ट MCQs की तरफ चल रहे हैं। The water wave passes into a region where the wave travels more slowly. कहाँ जा रहे हैं जी? ज़्यादा स्लो हो गई है। तो इसका मतलब है डीप से जहाँ पे चीज़ें फास्ट होती हैं बेटा, किस रीजन में जा रहा है? स्लो रीजन में जा रहा है, जो कि कौन सा है? स्लो रीजन में जा रहा है, जो कि कौन सा रीजन है? शैलो रीजन है। इज इट क्लियर? ओके, सो आप ये क्या फिनोमेना कौन सा हो गया बेटा? आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इट इज़ बेसिकली द रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के लिए होता क्या है, हम वैसे ही एक दफ़ा समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बेटा कांस्टेंट रहती है, ओके, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। वेवलेंथ क्या होगी बेटा? डीप से शैलो में जाओ तो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि स्पीड डिक्रीज होती है। बात खत्म हो गई, ठीक है। तो आप देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज इंक्रीज गलत कर दो। मैंने अगेन कहा है 2 MCQ से कंसर्न ही नहीं होता कॉन्सेप्ट्स का बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट करेक्ट हैं 2 MCQs तो आप फौरन से रिजेक्ट कर दोगे। अब हम चलते हैं, या सी ठीक होगा या डी ठीक होगा। सो वेवलेंथ डिक्रीजेज और इंक्रीजेज? इट डिक्रीजेज। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। सो बेटा ये हमने P2 की एक वर्कशीट कर ली है। आई होप सो कि आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके वीक थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। सो इसको एक दफ़ा अपने भी हाफ पे भी एक दफ़ा देख लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट आपका वीक हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट P4 की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं।